plains of Panipat were not more fatal to the Maratha Empire than the early death of this excellent prince. पुराने जमाने का ब्रिटिश इतिहासकार ग्रैंट डफ ने माधवराव पेशवे के अकाली मृत्यु पर अपने पुस्तक में ये बात कही थी। नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे माधवराव पेशवे के बारे में। माधवराव पेशवे ऐसे समय में पेशवे बने थे तब मराठा साम्राज्य कठिनाई से गुजर रहा था। 1761 ये वर्ष मराठा साम्राज्य के लिए एक कठिन वर्ष सिद्ध हुआ था। 1761 के जनवरी में पानीपत का महासंग्राम हुआ। उसमें बहुत वित्त हानि और मनुष्य हानि हुई। भावी पेशवे के तौर पर जिन्हें देखा जाता था वो विश्वासराव पेशवे का युद्ध में बलिदान हुआ। पराक्रमी सदाशिवराव भाऊ पेशवे का भी इसी युद्ध में बलिदान हुआ। अनेक कर्तबगार और मातब्बर मराठा सरदार युद्ध में जायबंदी हुए। लेकिन इससे भी गंभीर बात थी मराठा साम्राज्य की प्रतिष्ठा। मराठा साम्राज्य के प्रतिष्ठा को भीषण क्षति इस युद्ध से हुई थी। पानीपत के पूर्व मराठा सरदारों ने पूरे भारत को अपनी क्षमता से जीत लिया था। मराठों का युद्ध कौशल्य और बाजीराव पेशवे के पराक्रम से मराठा साम्राज्य भारत में एक निर्णायक शक्ति के रूप में उभरकर सामने आया था। लेकिन साम्राज्य के अंदर ही अंदर कुछ ऐसी बात थी जो सब लोग समझ रहे थे, शत्रु भी समझ रहा था, लेकिन इसका फायदा उठाने की क्षमता उनके पास नहीं थी। ये था मराठों का अंतर्गत संघर्ष। जनवरी 1761 में पानीपत हुआ और उसके बाद जून 1761 में मराठा साम्राज्य के पेशवे बाळाजी बाजीराव अर्थात नाना साहेब पेशवे का मृत्यु हुआ। युद्ध में उनके बड़े बेटे का विश्वासराव का मृत्यु हुआ था पानीपत में। तो नाना साहेब को और दो बेटे थे, माधवराव और नारायण राव। माधवराव पेशवे नाना साहेब के मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य के पेशवे बने। लेकिन यह बात उनके लिए आसान नहीं थी। उस समय माधवराव केवल 16 साल के थे और बिल्कुल अनुभवी नहीं थे और उनके विरुद्ध दूसरा कोई नहीं, उनके खुद के चाचा रघुनाथ राव ही थे। वैसे उस समय के नियम से पेशवे पद पर माधवराव का ही हक था, किसी और का नहीं था। लेकिन रघुनाथ राव को कुछ भी करके अगला पेशवा होना ही था। रघुनाथ राव की आयु उस समय केवल 27 साल ही थी, लेकिन वो शस्त्र निपुण था, युद्ध कला निपुण था। उत्तर भारत में उसने काफी पराक्रम करके दिखाया था। बाजीराव पेशवे का वो पुत्र था और राजनीति करना भी अच्छे से जानता था। जुलाई 1761 में माधवराव को पेशवाई के अधिकार और वस्त्र मिले और रघुनाथ राव उसका केवल एक सलाहकार के रूप में साम्राज्य का काम देखने लगे। माधवराव की आयु कम थी, लेकिन वो चतुराई में और पराक्रम में किसी से कम नहीं थे। रघुनाथ राव के कारस्थान को वो अच्छे से समझ सकते थे, लेकिन सही समय और सही शक्ति मिलने तक रुकने की उनकी समझ उन्हें थी। रघुनाथ राव सत्ता हासिल करने की अपनी महत्वाकांक्षा से अंधे हुए थे। एक बार तो उन्होंने साम्राज्य के 2 टुकड़े करने की मांग कर डाली, लेकिन माधवराव ने भी कठोर शब्दों में उन्हें 4 बातें सुनाकर शांत किया। लेकिन इतना होने के बाद भी रघुनाथ राव के कारस्थान कभी कम नहीं हुए। माधवराव ने अपनी चतुराई और समझ से अपने नए सलाहकार नियुक्त किए थे, लेकिन बहुत सारे सरदार और अधिकारियों को इस कम आयु पेशवे की क्षमता पर शंका थी। माधवराव अभी राजनीति सीख रहे थे। माधवराव की सत्ता के पहले 2 साल या 2.5 साल रघुनाथ राव को उसकी जगह दिखाने में ही लग गए और आखिरी के 1-1.5 साल गंभीर बीमारी में चले गए। लेकिन उनके सत्ता के 8 साल अच्छे गए। माधवराव को केवल अकेले रघुनाथ राव से ही संघर्ष नहीं करना पड़ा, और भी
अंतस्थ शत्रु थे। उनमें एक थे नागपुर के जानोजी राजे भोसले। जानोजी राजे विलक्षण महत्वाकांक्षी थे और सातारा की राजगद्दी पर बैठने की उनकी इच्छा थी। उसी समय रघुनाथ राव ने सातारा का किला अजिंक्य तारा को अपने अधिकार में देने की मांग कर डाली। उस समय के सत्ताधीश छत्रपति राजाराम एक शक्तिहीन सत्ताधीश थे और रघुनाथ राव उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में रखने की इच्छा रखता था। साथ में जानोजी से भी रघुनाथ राव ने संधि की ही थी। माधवराव को इस राजनीति का अच्छे से पता था। सही समय देखकर रघुनाथ राव के इस प्लान को उन्होंने फेल कर दिया। उत्तर में शिंदे सरदार के घर पर भी उत्तराधिकारी को लेकर विवाद चल रहा था। संस्थान के संस्थापक राणोजी का निधन पहले ही हुआ था और उनके चारों बेटे भी युद्ध में मारे गए थे। बस एक ही पुत्र अब बचा था, महादजी शिंदे, लेकिन वो दासी पुत्र था। न्यायी माधवराव ने उन्हें ही उत्तर भारत में सरदार बनाने का निर्णय किया। इस निर्णय को बदलने के लिए भी रघुनाथ राव ने अपने अनेक चालें चली। कुछ भी करके अपने ही अधीन व्यक्ति को सरदार बनाने के प्रयास में रघुनाथ राव था। लेकिन माधवराव भी कम नहीं था। उसने अपने चाचा की एक बात भी नहीं चलने दी। शिंदे सरदार की तरह ही इंदौर के होळकर सरदार के पास भी उत्तराधिकारी नहीं था। 1766 तक खुद मल्हारराव होळकर थे। उनके जितना अनुभवी उस समय पूरे मराठा साम्राज्य में दूसरा कोई नहीं था। लेकिन उनके पश्चात उनकी विधवा बहू अहिल्याबाई उनके संस्थान का कार्यभार देखती थी। माधवराव ने उनके बेटे को मालेराव को सरदार पद दिया, लेकिन उसका अकाली मृत्यु हुआ। रघुनाथ राव ने इंदौर पर हमला करके संस्थान को हस्तगत करने का प्रयास किया, लेकिन माधवराव अहिल्याबाई के साथ खड़े रहे और रघुनाथ राव के पारिपत्य के लिए हर संभव मदद की। माधवराव ने अपनी राजकीय सूझबूझ से शिंदे और होळकर को अपने साथ किया था। बड़ौदा के दामाजी गायकवाड़ सरदार रघुनाथ राव के साथ थे। उन्होंने अपनी सेना तक रघुनाथ राव के सहायता के लिए दी थी। माधवराव ने उसके बेटे को गिरफ्तार करने के आदेश दिए। यह दामाजी 1768 में मर गया, लेकिन उसके बाद भी बड़ौदा संस्थान को पेशवे के अधीन माधवराव ने रखा और जब तक माधवराव थे तब तक बड़ौदा संस्थान पर कोई भी सरदार नहीं था। यह सारी राजनीति तो अंतर्गत विषय था, लेकिन माधवराव के और भी शत्रु थे, निजाम, हैदर अली और ब्रिटिश। उनमें ब्रिटिशों से माधवराव का ज्यादा सामना नहीं हुआ, लेकिन निजाम से बड़े युद्ध हुए और एक समय पर निजाम के साथ मैत्री संधि करके रघुनाथ राव और नागपुर के जानोजी भोसले को सबक सिखाने के लिए भी उन्हें एक साथ आकर युद्ध करना पड़ा था। माधवराव को निजाम का पूरी तरह से पारपत्य करने की इच्छा थी, लेकिन हमेशा रघुनाथ राव कुछ ऐसा करता था कि निजाम बच जाता था। पानीपत के अगले साल ही निजाम ने पुणे पर ही आक्रमण कर दिया। पुणे के पास उरळी में निजाम का मराठा सेनाओं ने पराजय किया, लेकिन बाद में कई सारे मराठा सरदार निजाम के साथ जाकर मिले थे। इसमें रघुनाथ राव की गलती थी। रघुनाथ राव अपने ही मुल्क को लूटने में लगा था। इससे कई सारे सरदार नाराज थे। रघुनाथ राव ने पैठण को लूटा और निजाम भी रघुनाथ राव की तरह मंदिरों को लूटता था। निजाम ने फिर से हमला किया, लेकिन इस बार माधवराव भी पूरी क्षमता के साथ युद्ध में उतरे। राक्षस भुवन में निजाम का निर्णायक पराजय हुआ। माधवराव ने इस युद्ध में खुद हिस्सा भी लिया और उसकी रणनीति भी बनाई, लेकिन इस बार भी निजाम का पूरा उच्चाटन नहीं हो सका। कॉम्प्रोमाइज हुआ
और निज़ाम फिर से बच गया। निज़ाम के साथ एक और शत्रु था, हैदर अली। यह मराठों के कर्नाटक के प्रदेश को हड़पने में लगा था। खुद माधवराव कर्नाटक मुहिम पर 3 बार गए, लेकिन 1-2 महीने बाद ही उन्हें वापस पुणे आना पड़ता था। कारण था रघुनाथ राव। माधवराव की अनुपस्थिति में रघुनाथ राव अनेक षड्यंत्र करता ही रहता था। उसने हैदर अली के साथ भी अंतस्थ करार किया था। तीसरी बार जब मराठा हैदर युद्ध हुआ तो मराठों ने सारे प्रदेश वापस प्राप्त किए, लेकिन तब तक मराठों को भी समझ में आया था कि हैदर आसानी से जाने वाला नहीं है। चौथी बार फिर से माधवराव कर्नाटक मुहिम पर गए, लेकिन तब वो बीमार थे, इसीलिए उन्हें पुणे वापस लाया गया। लेकिन मराठों ने पराक्रम करके हैदर को काबू में रखा था। उत्तर भारत में खुद दिल्ली की मुगल गद्दी पर कौन बैठेगा, ये विवाद चल रहा था। माधवराव पेशवे ने इसका भी समाधान किया, लेकिन इसमें भी काफी संघर्ष हुआ। यह घटना के समय रघुनाथ राव कारस्थान करके थक गया था। जाट, राजपूत और रोहिला के साथ मराठा सत्ता से अनेक करार हुए। उसी समय बक्सर का युद्ध हुआ और शुजा-उद-दौला का पराभव हुआ। माधवराव ने तभी से ही ब्रिटिशों को अच्छे से पहचान लिया था। ब्रिटिश कोंकण के प्रदेश में अपना अभियान चला रहे थे, साथ में बंगाल में भी वो थे, और वो माधवराव और रघुनाथ राव के संघर्ष में अपना फायदा देख रहे थे। उन्हें रघुनाथ राव ने संधि दे दी, लेकिन माधवराव की सावधानी ने कुछ समय तक अंग्रेजों को मराठा सत्ता केंद्र पुणे से दूर रखा। माधवराव का कारभार एकदम निष्कलंक था। वो न्यायी थे, सामने वाले की योग्यता को जानने वाले थे, लेकिन साथ में कठोर भी थे और अनुशासन प्रिय भी। वो शीघ्र कोपी भी थे। सबसे बड़ा दुर्दैव यह है कि माधवराव का अपने माता गोपिका बाई से भी संघर्ष होता रहता था, लेकिन यह संघर्ष रघुनाथ राव के जैसा संघर्ष नहीं था। उनके बीच संघर्ष था और प्रेम भी। दोनों के स्वभाव के कारण गोपिका बाई पुणे छोड़ के नासिक चली गई। उनके बीच काफी पत्र व्यवहार होता रहता था। महत्वपूर्ण बातों में माधवराव हमेशा गोपिका बाई से सलाह लेते थे। माधवराव हमेशा कार्यमग्न रहते थे। उनके जीवन में अंतर्गत कलह और प्रत्यक्ष युद्ध को छोड़ दे तो अन्य समाधान नहीं था। हर 3-4 महीने बाद वो बीमार रहते थे। बहुत कम आयु में पूरे देश की राजनीति और युद्ध नीति को समझना, अपने महत्वाकांक्षी और कारस्थानी चाचा को काबू में रखना, इससे माधवराव की प्रकृति पर असर पड़ा। उन्हें क्षय की गंभीर बीमारी हुई। नवंबर 1772 में पुणे के पास थेऊर में उनका निधन हुआ। माधवराव की पत्नी रमाबाई पेशवे माधवराव के अंतिम संस्कार में सती चली गई। माधवराव को जितना समय मिला उसमें उन्होंने मराठा साम्राज्य की प्रतिष्ठा को पुनर्प्रस्थापित किया। उन्हें कुछ साल और मिलते तो क्या होता, ये अब अनुमान लगाना कठिन है, लेकिन वो कुशल और न्यायी प्रशासक थे। उनके हाथ में तैयार हुए लोगों ने ही अगले कुछ दशक मराठा साम्राज्य को बनाए रखा। मराठा साम्राज्य के इस कर्तृत्ववान पेशवे श्रीमंत माधवराव को मेरा शत प्रणाम। मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें और इतिहास प्रेमी लोगों को मेरे चैनल की लिंक शेयर भी करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।